मम्मी, ले देकर आप बस यही बात पर आ जाती हैं। मैंने आपसे पहले ही साफ साफ कह दिया है ना कि मुझे ऐसी वैसी कोई भी लड़की नहीं चलेगी। मुझे तो अपने टक्कर की लाइफ पार्टनर चाहिए, जो कि मेरी लेवल की लगे माँ, और पढ़ाई लिखाई में भी किसी से कम ना हो। अरे मेरे लाल, तुझे क्या लगता है मैं कोई भी ऐसी वैसी लड़की को बहू बनाकर ले आऊंगी क्या? मुझे तो मेरे बेटे की टक्कर की ही बहू चाहिए। बहुत खोजबीन करने के बाद हमें रीता के बारे में पता चला है। अरे पता क्या चला, मैंने और तेरे पापा ने तो रीता को पसंद भी कर लिया है। क्या? ये कौन रीता है माँ? आपने मुझसे पूछे बिना उसे पसंद भी कर लिया? अरे बेटा, रीता बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही तू रीता को देखेगा ना, तू भी एक नजर में उसे पसंद कर लेगा। अरे संगीता, राहुल को फोटो दिखा दो रीता की। हाँ हाँ, मेरे मोबाइल में रीता की फोटो है, ले बेटा देख ले। सच में रीता बहुत ही खूबसूरत थी। रीता की फोटो देखते ही राहुल के मन में हलचल सी मच गई थी। लेकिन राहुल ने झूठा दिखावा करते हुए अपनी माँ से अकड़ के कहा, देखा ना बेटा, कितनी सुंदर है रीता। माँ, ये लड़की सिर्फ दिखने दिखाने में ही ठीक ठाक है या फिर पढ़ी लिखी भी है? अरे बेटा, रीता मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। हाँ बेटा, और उसके साथ ही रीता बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है और घर सजाने का भी उसे बहुत शौक है। अच्छा माँ, लेकिन रीता के बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता? असल में बेटा, तू मेरी रायपुर वाली सहेली को जानता है ना, नमिता आंटी? हाँ माँ। हाँ, तो मेरी सहेली की ननद की बेटी है ये। और मजे की बात बताऊं बेटा, मैं तो रीता से 2 बार मिल भी चुकी हूँ। तेरी नमिता आंटी ने रीता के रिश्ते की बात चलाई थी मुझसे। तेरी नमिता आंटी ने मुझसे बस यही कहा था कि मैं रीता के लिए अच्छी लड़की की तलाश करूं। तो मुझे सबसे पहले बेटा तेरा ही ख्याल आया। मैं तो कहती हूँ बेटा, एक बार तू रीता से मिल ले, फिर देख, अगर पसंद आती है तो ठीक, वरना हमें इतनी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं रीता से मिल लूँ तो ठीक है, मैं एक दिन का समय निकाल कर रीता से मिलने चलूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन हाँ माँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप पहली मुलाकात में शादी की बात मत छेड़ देना आप। अरे नहीं बेटा, पक्का प्रॉमिस। मैं अपनी तरफ से शादी ब्याह की कोई बात नहीं छेड़ूंगी जब तक तू आगे बढ़कर मुझसे बात छेड़ने को ना कहेगा। ये है राहुल और राहुल के माता पिता। राहुल जन्म के समय से ही बिल्कुल गोरा चिट्टा सुंदर सा प्यारा सा बच्चा था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका रूप रंग और भी निखरता गया। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उसकी मजबूत भुजाएं, घुंघराले बाल और नीली आंखें देखकर लड़कियां उसके आगे पीछे घूमते रहती थी। लेकिन राहुल किसी को भाव नहीं देता था। राहुल के पिता रमेश जी ने हमेशा से ही राहुल को यह बात समझाने की कोशिश की कि केवल रूप रंग की सुंदरता से ही कुछ नहीं होता। इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ लिख कर कुछ बनना भी पड़ता है। संगीता जी हमेशा अपने बेटे राहुल को समझाती थी कि सुंदरता के साथ साथ इंसान का व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे राहुल के मन में अहंकार बढ़ता चला गया। वह हर क्षेत्र में अव्वल है, पढ़ाई लिखाई में तो वह होशियार था ही पहले से। इसके साथ ही राहुल का पहला इंप्रेशन भी लोगों पर बहुत गजब का पड़ता था, क्योंकि वह देखने में काफी हैंडसम और स्मार्ट था। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि राहुल की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वह जो भी चीज हासिल करना चाहता था वह उसे हासिल करके ही रहता था। लेकिन राहुल के मन में धीरे धीरे अहंकार प्रबल होता चला गया था। वैसे तो राहुल ने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सारी लड़कियों को पीछे छोड़ आया था, लेकिन अब उसे एक जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। रीता की फोटो देखते ही राहुल के मन में लड्डू फूटने लगे थे, लेकिन वो अपने अहंकार के कारण अपनी माँ से खुल के कुछ कह नहीं पाया। दूसरे दिन माँ के बिना बोले ही राहुल रीता के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। राहुल अपने माता पिता के साथ रीता को देखने रीता के घर पहुंच जाता है। लेकिन जिस समय राहुल अपने माता पिता के साथ रीता के घर पहुंचता है, उस समय रीता ऑफिस गई हुई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रीता घर आई तो जैसे ही राहुल ने रीता को देखा तो वो तो उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। बस रीता आती होगी ऑफिस से। जी बहन जी, हम इंतजार कर लेंगे। ये लो, बड़ी लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी, अभी हमने तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गई, इनसे मिलो। ये है राहुल और ये है राहुल के माता पिता। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हेलो राहुल। रीता बेटा बैठो यहाँ हमारे साथ। ओके आंटी। रीता सबके साथ बैठकर बातें करने लगती है। रीता की मीठी मीठी बातें, जीवन के प्रति उसका नजरिया जानकर तो राहुल जैसे दंग रह गया था। रीता बहुत ही खुले मिजाज वाली लड़की थी। वह जीवन को हंसी खुशी से जीना जानती थी। राहुल तो पहली मुलाकात में ही उसके साथ भावी जीवन के सपने बुनने लगा था, लेकिन रीता ने सोचने के लिए थोड़ा समय मांग लिया था। लेकिन इस बात से राहुल को थोड़ा झटका सा लगा था, क्योंकि उसे तो लगता था कि कोई भी लड़की अपनी पलकें बिछाकर उसे अपने जीवन में शामिल कर लेगी। लेकिन जब रीता ने सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा
तो राहुल के अहम को जैसे थोड़ी ठेस पहुंच गई थी। हालांकि एक हफ्ते के बाद ही जवाब आ चुका था। उन लोगों ने इस रिश्ते में कोई ऐतराज नहीं दिखाया था, तो राहुल भी इस बात को भूलकर आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगा था। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। जल्द ही दोनों की सगाई हो जाती है और सगाई के बाद पंडित जी बताते हैं कि 6 महीने बाद ही विवाह का मुहूर्त है या फिर 15 दिन के अंदर ही विवाह करना पड़ेगा। लेकिन राहुल से इंतजार नहीं हो रहा था। वह तो बस जल्दी से जल्दी रीता से विवाह करना चाहता था। इसीलिए राहुल ने जिद करके 15 दिन बाद वाले मुहूर्त पर शादी करने का फैसला अपने माता पिता को सुना दिया था। राहुल के माता पिता बहुत ही हैरान थे, क्योंकि जो लड़का शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, अब वह शादी के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी बच्चों की खुशी के लिए बहुत ही जल्दी शादी की तैयारी हुई और धूमधाम से रीता और राहुल की शादी भी हो गई। रीता और राहुल हनीमून के लिए सिंगापुर गए। रीता से शादी के बाद अब राहुल का आत्मविश्वास तो जैसे 2 गुना हो उठा था। साथ में खूबसूरत पत्नी हो तो कोई भी अपने भाग्य पर इतरा तो उठेगा ही। इधर रीता भी इतना हैंडसम और स्मार्ट लड़का पाकर खुशी के मारे खिल उठी थी। रीता के चेहरे का रंग गुलाबी हो उठा था। रीता और राहुल जहाँ भी जाते सब उन दोनों को देखकर यही कहते कि बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। राहुल का अहंकार और भी बढ़ जाता था। अब तो राहुल को लगने लगा था जैसे उससे सुखी इंसान दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद तो हैंडसम और स्मार्ट था ही, साथ ही उसे लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल उसी की टक्कर की मिली थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन खुशखबरी मिलती है कि राहुल का प्रमोशन हो गया है और राहुल का ट्रांसफर भी रीता के मायके वाले शहर में हो गया है। रीता, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम्हें मालूम है तुम मेरे लिए कितनी लकी हो। देखो, तुम मेरी लाइफ में आई और मुझे प्रमोशन भी मिल गया। ओह, कांग्रेचुलेशन राहुल। लेकिन तुम इसका क्रेडिट मुझे मत दो, ये तो तुम्हारी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। नहीं बहू, सच में तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। जब से तुम इस घर में आई हो, हमारा घर तो मानो खुशियों से भर गया है। और हाँ रीता, मेरा ट्रांसफर तुम्हारे मायके वाले शहर में हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी जॉब तो पहले से ही वहाँ है। हम मम्मी पापा को भी वहीं ले चलेंगे। हाँ बेटा, अब तो तुम्हारे मायके वाले शहर में ही हमें एक घर बनवाना होगा। इसकी क्या जरूरत है मम्मी जी? मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ और मेरे माता पिता के आगे पीछे तो मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। और वहाँ तो इतना बड़ा घर है, ऊपर का कमरा तो किराए से भी चलता है। हम लोग सब वही रहेंगे। नहीं बेटा, देखो हम मानते हैं कि सब कुछ माता पिता के बाद तुम्हारा ही होना है, लेकिन अभी इस तरह से वहाँ जाकर रहना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, अगर तुम चाहो तो रोज अपने माता पिता से मिलने जा सकती हो, लेकिन वहाँ जाकर रहे ये कुछ ठीक नहीं है बेटा मेरे हिसाब से। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है मम्मी जी, जैसे आप लोग की मर्जी। राहुल, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं रीता, भला मुझे क्यों एतराज होगा। मैं तो अपने सास ससुर के पास ही रहना चाहता हूँ और वहीं रहकर अपने माता पिता की तरह उनकी भी सेवा करना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे तो पूरा अधिकार जमाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर मम्मी पापा की सारी दौलत तो मुझे ही संभालनी होगी। भले ये बात राहुल मजाक के तौर पर कह रहा था, लेकिन राहुल ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि सास ससुर के बाद सास ससुर की सारी दौलत तो उसे ही मिलेगी। इसलिए वह भी पूरे अधिकार भाव से अपने सास ससुर की सेवा करने लगा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे रीता और राहुल की शादी को 4 साल बीत गए थे, लेकिन अब दोनों के माता पिता दादा दादी और नानी नाना बनने की इच्छा जता रहे थे। असल में अपनी अपनी जॉब की वजह से दोनों अपनी अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो चुके थे कि उन दोनों ने इस ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। माता पिता के कहने के बाद से राहुल को भी यह बात सही लगने लगी थी कि अब शादी को काफी समय हो गया है, उन्हें अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। एक दिन राहुल ऑफिस से आने के बाद रीता से इस बारे में बात करता है। देखो रीता, हमारी शादी को पूरे 4 साल हो चुके हैं और तुम्हारे मम्मी पापा भी मुझसे बार बार कहते हैं कि हम उन्हें नाना नानी बनने का सुख कब देंगे। अच्छा जी, तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं क्या आपसे? अरे आपके मम्मी पापा भी तो मुझसे बार बार यही बोल रहे हैं कि हम उन्हें दादा दादी बनने का सुख कब देंगे, लेकिन अभी तक हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि अब अगले हफ्ते हमें डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ही लेना चाहिए। ठीक है रीता, अगले हफ्ते हम लोग छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास चलेंगे। रीता और राहुल दोनों ही माता पिता बनने को तैयार थे और उन लोगों ने अपनी जांच करवाने का भी फैसला कर लिया था। करीब 1 हफ्ते बाद रीता और राहुल डॉक्टर के पास जाकर अपना सारा चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आएगी। रीता बहू, मैंने और तुम्हारे पापा जी ने पूरे 1 महीने के लिए 4 धाम की यात्रा करने का सोचा है। क्या तुम हमारे पीछे से घर संभाल लोगी? हाँ मम्मी जी, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं अच्छे से घर की सारी जिम्मेदारी उठा लूंगी।
चलो अच्छा है बेटा, फिर तो हम चिंता मुक्त होकर जाएंगे। लेकिन देखो, जब हम 4 धाम की यात्रा से वापस आएंगे तो हमें खुशखबरी जरूर सुनाना। मम्मी जी चलिए ना, मैं आपकी तैयारियां करवा देती हूँ। वैसे भी आज तो मेरी छुट्टी है। ठीक है बेटा, चलो। राहुल के माता पिता 1 महीने के लिए 4 धाम की यात्रा में निकल जाते हैं। अब तो सिर्फ घर में राहुल और रीता ही रह जाते हैं। वह एक दूसरे को पूरा समय देते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। रीता को एक दिन अचानक याद आता है कि उसे डॉक्टर के पास से जाकर अपनी रिपोर्ट लेकर आनी है। राहुल, आज तो हमारी रिपोर्ट आने वाली है ना? हाँ, लेकिन देखो, रिपोर्ट लेने तुम चली जाना, क्योंकि आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मुझे घर आने में वैसी ही देर हो जाएगी। रीता और राहुल एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक रीता का मोबाइल बज उठता है। रीता ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो कहा, सामने से जो बात कही गई उसे सुनकर तो रीता के हाथ से फोन नीचे छूट गया। असल में फोन किसी हॉस्पिटल से था। फोन में बताया गया था कि रीता के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे सुनने के बाद तो जैसे रीता ने अपना सुध-बुद्धि खो दिया था। क्या हुआ रीता? किसका फोन था? तुम ऐसे अचानक रोने क्यों लगी? क्या हुआ रीता? राहुल, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। फोन सिटी हॉस्पिटल से आया था। जैसे ही राहुल को यह खबर लगी, राहुल भी घबरा गया और घबरा कर कार की चाबी उठाकर वह बाहर की ओर भागा और पीछे पीछे रीता भी भागी। रीता और राहुल जब हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। रीता के मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। असल में रीता के माता पिता शाम को मार्केट से अपनी कार से लौट रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आती ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उस एक्सीडेंट के बाद से रीता के माता पिता को गंभीर चोट लगी थी। किसी ने एम्बुलेंस कर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, लेकिन डॉक्टरों की बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई थी। रीता का तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि रीता के माता पिता ही रीता की दुनिया थे। बेचारी रीता संभाले से नहीं संभल पा रही थी। राहुल ने बड़ी मुश्किल से रीता को संभाला था। रीता, अपने आप को संभालो रीता। भगवान की मर्जी के आगे क्या कभी किसी की मर्जी चली है? रीता, अपने आप को संभालो। सब कुछ खत्म हो गया जी। मेरे मम्मी पापा हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गए जी। अभी कल ही तो मैं मम्मी पापा से मिली थी। कितनी अच्छी बातें कर रहे थे वो मुझसे। कितने सारे सपने देखे थे उन्होंने मेरे लिए, मेरे होने वाले बच्चे के लिए। लेकिन जैसे एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। बेचारी रीता के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि रीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। रीता के माता पिता ने रीता को बहुत ही लाड प्यार से पाला पोसा था। खैर, जो होना था वो तो अब हो चुका था। अचानक से ही राहुल अब बहुत ज्यादा अमीर हो गया था, क्योंकि अब सास ससुर का बड़ा सा मकान और सास ससुर की सारी प्रॉपर्टी राहुल और रीता के नाम पर हो चुकी थी। लेकिन इधर बेचारी रीता तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। वह दिन भर गुमसुम सी पड़ी रहती थी। राहुल के बहुत ज्यादा जिद करने के बाद ही वह थोड़ा बहुत कुछ खाती, वरना बिना खाए पिए बस सुनने में ताकते रहती थी। रीता, कब तक तुम ऐसे खोई खोई सी रहोगी रीता? ऑफिस जाना शुरू कर दो, तुम्हारा मन लग जाएगा। चलो रीता, खाना खा लो थोड़ा सा। मुझे भूख नहीं है राहुल, आप खा लीजिए। रीता, कब तक ऐसा चलेगा? समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे 1 महीने बीतने को आए, लेकिन न तुम ढंग से खाती हो और ना ही घर से बाहर निकलती हो। अरे कब तक ऐसी पड़ी रहोगी तुम? अपने बारे में भी सोचो ना। जो होना था वो तो ईश्वर की मर्जी से हो गया, लेकिन अपने हाथ से अपनी हालत मत बिगाड़ो। चलो उठो, जल्दी उठो और थोड़ा सा कुछ खा पी लो। नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी। रीता, मैं जानता हूँ कि जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ। समय के पहले इतना बड़ा दुख शायद तुम सहन नहीं कर पा रही हो, लेकिन रीता, माता पिता के अलावा भी तो तुम्हारे जीवन में और भी लोग हैं ना। क्या मेरे माता पिता की तुम्हारे जीवन में कोई अहमियत नहीं है, या फिर मेरी अहमियत नहीं है तुम्हारे जीवन में? कल मम्मी पापा भी वापस आ रहे हैं। देखो, तुम्हें इस तरह से परेशान देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रीता, मैं मानता हूँ कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करो रीता। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन रीता की हालत में तो जैसे कुछ सुधार हो ही नहीं रहा था। रीता हमेशा खोई खोई सी रहती, सुनने में ताकती रहती, ना ही वो ढंग से खाना पीना खाती। अब तो धीरे धीरे रीता के ऐसे व्यवहार से राहुल परेशान होने लगा था। वह रीता से धीरे धीरे चिढ़ने भी लगा था। रीता के माता पिता के चले जाने के बाद तो रीता को जैसे लग रहा था कि रीता की सारी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन रीता के सास ससुर भी अब यही चाहते थे कि रीता इस सदमे से बाहर निकलकर एक सामान्य जीवन जीने लगे, उन्हें दादा दादी बनने का सुख दे सके। और कहीं न कहीं राहुल भी इस बात को लेकर बहुत ही उतावला हुआ जा रहा था। वह भी जल्दी से जल्दी बाप बनने के सपने देख रहा था। 3 महीने हो चुके थे। रीता ने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। एक रात की बात है, जब राहुल घर आया और खाना खाने के बाद वह बेडरूम में आया तो उसने देखा कि रीता बिस्तर पर एक और करवट लेकर सुनने में देख रही है। राहुल ने रीता को खींचकर उठाया। रीता, रीता। राहुल रीता के करीब आता है और उसके कंधे को छूते हुए कहता है,
सुनो, तुम ऐसे कब तक रहोगी? मुझे तुम्हें इस हाल में देखकर बड़ा दुख होता है। राहुल, मम्मी पापा चले गए, मुझे छोड़कर मम्मी पापा चले गए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता राहुल। देखो रीता, जाने वाले तो चले गए, उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के आगे कभी किसी की नहीं चलती। लेकिन जाने वाले के पीछे कोई अपना जीवन तो नहीं छोड़ देता ना। हमें तो अपना जीवन जीना ही पड़ेगा ना। अरे उन लोगों की आखिरी इच्छा थी कि हम भी मम्मी पापा बन जाएं और उन्हें नाना नानी बनने का सुख दें। हमें उनकी इच्छा का मान भी तो रखना पड़ेगा ना रीता। इतना कहकर राहुल रीता को अपने बाहों में भरने लगा तो रीता छिटक कर दूर हो गई और कहने लगी, अभी नहीं राहुल, अभी अभी मैं शोक में हूँ। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरे मम्मी पापा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। क्या मतलब रीता कि तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? धीरे धीरे तुम्हारे मम्मी पापा को गए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अरे 3 महीने से मैं तुम्हारा नाटक देख रहा हूँ। अरे मैंने 3 महीने तक सब्र रखा। मुझे लगा आज नहीं तो कल तुम अपने आप को बदल लोगी, सब कुछ मैनेज कर लोगी, लेकिन बर्दाश्त करने की भी हद होती है। देखो रीता, मैं ये सब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज्यादा दिनों तक अपने घर में ये मनुष्यत भी नहीं झेल सकता हूँ। अरे मुझे भी खुश रहने का अधिकार है यार। लेकिन तुमने तो तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मुझसे मेरी सारी खुशियां ही छीन ली। एक बात बताओ मुझे, तुम और कितने दिनों तक अपने मम्मी पापा का शोक मनाते रहोगी? और ये भी बता दो साफ साफ कि मैं कितने दिनों तक और इसी तरह से ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा? क्योंकि रीता, अब बहुत हो गया, अब इंतजार नहीं, मुझे बाप बनने का सुख चाहिए। राहुल की बात सुनकर रीता स्तब्ध सी रह गई और उसे राहुल की इस बात को सुनकर गुस्सा भी आया। इसलिए उसने बहुत ही गुस्से में कहा राहुल से, अरे राहुल, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी क्या है का क्या मतलब? अरे जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? कब क्या हो जाए? मुझे अब और इंतजार नहीं करना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जब किसी और को इस बेडरूम में लाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। राहुल की इतनी बात सुनते ही तो जैसे रीता के पैरों तले से जमीन ही सरक गई थी। वह बहुत ही हैरान हो गई थी कि राहुल से 3 महीने में ऐसी घटिया सोच रख सकता है। उसका प्यार क्या इतना कमजोर है जो 3 महीने में ही डगमगा गया है? इसीलिए रीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने बहुत ही गुस्से से कहा राहुल से, राहुल, यहाँ मैं इतने बड़े सदमे को झेल रही हूँ और तुम्हें बस अपनी अय्यासी की पड़ी है। क्या कहा तुमने? तुमने मेरे प्यार को अय्यासी का नाम दिया? तुम्हें तो तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगा मैं। औकात? क्या औकात दिखाओगे तुम मुझे मेरी? मैं अच्छे से जानती हूँ मेरी औकात क्या है। और तुम ऐसे निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सिर्फ 3 महीने में तुमने अपनी औकात दिखा दी कि असल में तुम हो कैसे। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैंने अपने लाइफ में जब भी जो करने का ठाना वह मैं करके ही रहा हूँ। याद रखना, तुमने अपने आप को नहीं बदला तो मैं दूसरी शादी करने पर मजबूर हो जाऊंगा। राहुल ने अपनी बात पूरी करते हुए गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। राहुल की उम्मीद थी कि उसकी पत्नी उसे रोककर मनाएगी और उसकी बात मान जाएगी, लेकिन रीता ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि रीता को भी बहुत तेज गुस्सा आया था कि ऐसे मुश्किल समय में राहुल उसे सपोर्ट करने की जगह उसे धमकी दे रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नाजुक समय में मैं इतने दुख झेल रही हूँ, सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। ऐसे समय में तो राहुल को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो मुझे धमकी दे रहा है। क्या हमारा रिश्ता केवल देह भर का था? मैं इसकी जरूरत को पूरा नहीं कर रही हूँ तो यह मुझे दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा है। लेकिन मैं इसकी धमकी से नहीं डरने वाली, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं राहुल की बात नहीं मानूंगी। जब मैं तन और मन से सब चीज स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाऊंगी तभी मैं चुपचाप ये सब स्वीकार करूंगी। अपने ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन रीता भी टस से मस नहीं होती। रीता ना ही ऑफिस जाती और ना ही घर में किसी से बात करती। वह चुपचाप बस या तो सोफे में बैठी रहती या बाहर गार्डन में बैठी रहती। एक दिन की बात थी जब रीता के सास ससुर गांव गए हुए थे। तब रीता ड्राइंग रूम में अकेली बैठी हुई थी। शाम के समय राहुल ऑफिस से लौटा तब राहुल के साथ एक खूबसूरत सी लड़की भी थी। उस लड़की को देखते ही रीता का तो जैसे माथा ठनका। राहुल, कौन है ये लड़की? तुम्हें इससे क्या? तुम तो जब तक चाहो इस सोफे में बैठकर सुख मनाती रहो। अब से मेरे बेडरूम में यह रहेगी। जल्द ही मैं इससे शादी भी करने वाला हूँ। राहुल की बात सुनकर तो रीता ठगी हुई सी बैठी रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वैसे भी अब तो हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, तुम अभी तक माँ नहीं बन पाई हो। कई लोगों ने मुझे पहले भी कहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैंने हमारे प्यार के खातिर ऐसी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब बहुत हो गया, मुझे बाप बनना है, इसलिए तुम मेरी लाइफ से बाहर चली जाओ। अच्छा, और इसकी क्या गारंटी है कि इससे शादी करने के बाद ये तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाएगी? राहुल ने बहुत ही बेशर्मी से हंसते हुए कहा रीता से। गारंटी है मेरी जान, क्योंकि ये तो पहले से ही प्रेग्नेंट है। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इस बार मैं बहुत देख परख कर ही
कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। राहुल की बात सुनते ही अब तो रीता व्यंग करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ दूसरी शादी की बात कर रहा हूँ और तुम ठहाका लगाकर हंस रही हो। हाँ हाँ, हंसी तो आ रही है मुझे इस बात पर। तुमने कहा ना कि तुम तो बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हो। यही कहा था ना मिस्टर राहुल तुमने कि यह लड़की पहले से प्रेग्नेंट हो गई है। बधाई हो राहुल, तुम बाप बनने वाले हो और तुम इसी तरह से बाप बन सकते हो, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। क्या 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 मतलब? क्या मतलब कि सच्चाई क्या है? कौन सी सच्चाई? क्या है सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? तुम्हें याद है मम्मी पापा के देहांत से पहले 1 हफ्ते पहले ही हमने टेस्ट करवाया था। उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आने वाली थी, लेकिन तुम तो रिपोर्ट देखना ही भूल गए थे। मैंने वो रिपोर्ट देखा। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि मुझ में कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी तो तुम में है। लेकिन मैं तुम्हें वह सब बताकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, और अब बता देती तो शायद तुम्हारा ये असली रूप मुझे कभी दिखाई नहीं देता। आज से तुम आजाद हो मिस्टर राहुल, तुम्हें अपनी नई जिंदगी मुबारक हो। और हाँ, तुम्हारी नई पत्नी और तुम्हारा नया बच्चा भी तुम्हें मुबारक हो। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। अब मेरा वकील ही तुमसे बात करेगा। रीता की बात सुनते ही राहुल तो जैसे सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसे तो खुद पर बहुत गुमान था कि वह एकदम परफेक्ट है, हैंडसम है और स्मार्ट है। रुपए पैसे की भी उसके जीवन में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन आज अचानक से वह एकदम से खोखला हो गया था। उसकी आंखों के सामने ही रीता अपना बैग पैक करके वहां से चली गई। साथ ही रीता की मम्मी पापा के पास अपार दौलत थी, जो कि अब वो राहुल के हाथ से जा चुका था। और उसकी गर्लफ्रेंड भी पता नहीं किसका बच्चा उसके माथे पर मर रही थी, वह भी स्तब्ध सी रह गई और चुपचाप वहां से चली गई। अब तो धीरे धीरे करके राहुल के सारे रिश्तेदारों को सारी बातें पता चल चुकी थी, और अब राहुल किसी से नजरें मिलाने लायक का नहीं रह गया था। उसने तो सोचा था कि वह पत्नी से बेवफाई करके उसे सबक सिखाएगा, लेकिन उसे ही जीवन का बहुत बड़ा सबक मिल गया था। कभी भी अपने अहंकार में आकर किसी को बुरे समय में जानबूझकर दुख के आंसू नहीं देने चाहिए, वरना वही दुख हमारे जीवन में 2 गुना मात्रा में लौट कर आ जाता है। आज एक पल में ही कैसे वक्त बदल गया था, और आज राहुल खुद के आंसुओं के सागर में डूब गया था। उसने बाद में रीता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रीता अब किसी भी कीमत पर उसके साथ एक जीवन नहीं जीना चाहती थी। रीता ने राहुल के घर तलाक के पेपर भिजवा दिए, और अब तो मजबूरी में आकर राहुल को भी तलाक के पेपर में साइन करने ही पड़े। तलाक के बाद रीता अपने मम्मी पापा के घर में जाकर आराम से रहने लगी। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। आज राहुल के अहंकार ने उसे जीवन भर के लिए दुख के सागर में डुबो दिया। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।